श्री गणेशाय नमः। जय मां शारदे। अगर स्वप्न देखते हो गगन छूने का तो केवल व केवल तुम्ही को ऊंची छलांग लगानी होगी, कोई और नहीं जहमत उठाएगा तुम्हारे लिए। रही बात मुश्किलों की तो ये भी उसी को मिलती है जिसमें कोई खास बात हो, जिसे ईश्वर संवारना चाहता हो। कौन सी नैया बिना थपेड़ों के पार हुई है? एक बड़ा वृक्ष क्या कभी पौधा नहीं था? क्या कभी उसने सर्दी गर्मी झंझावात नहीं झेले हैं? यकीन मान लो, सपने भी ईश्वर की इच्छा से ही आए हैं और वो तुम्ही को पूरा करते हुए देखना चाहता है। जेई क्रैक करने की मुश्किलों को आसान बनाने के लिए ऋषि चैनल आप सभी IIT जेई एस्पिरेंट्स का स्वागत करता है। आप सभी के साथ है। ये जो सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है, ये सोल्यूशन मात्र सोल्यूशन नहीं है, इसमें गाइडेंस है, लर्निंग है और टारगेट को हिट करने का एक संकल्प है। तो आइए इस सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस सीरीज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनामिक्स से रिलेटेड है, जो कि 30 जनवरी 2024 सेकेंड शिफ्ट के हैं। क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज -q एंड मास m मूव्स इन अ सर्किल ऑफ रेडियस r अराउंड एन इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लेमडा, देन टाइम पीरियड विल बी। अब यहाँ पर जो चार्ज दिया हुआ है उसका मास m है और वो निगेटिवली चार्ज है और ये इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज है, लीनियर चार्ज डेंसिटी की प्लस लेमडा है। तो सर्कुलर मोशन होने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की बहुत ही सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ही चाहिए। और ये आएगा कहाँ से? जो लाइन चार्ज दिया हुआ है उससे जो एग्जर्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण -q चार्ज जो कि रोटेट कर रहा है उस पर एक फोर्स जनरेट होगा और दिस फोर्स शुड बी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ and this force will provide the required centripetal force to maintain in circular path। सर्कुलर पाथ तभी पॉसिबल हो सकता है जब उसमें एक कंटिन्यूअस रेडियल डायरेक्शन में टुवर्ड द सेंटर एक फोर्स लगे। इस फोर्स के कारण ही वो सर्कुलर पाथ में मेंटेन रहेगा। अब ये फोर्स आ कहाँ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड से आएगा यहाँ पर, ठीक है। माइनस, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टुवर्ड्स आउटवर्ड होगा, क्योंकि ये प्लस लेमडा दिया हुआ है, उसका चार्ज डेंसिटी दी हुई है। और ई का जो ई प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका फार्मूला है E = λ/2πε0 ठीक है। ये आर यहाँ से इसकी डिस्टेंस है जो कि रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर ई प्रोड्यूस हो रहा है, -q के कारण यहाँ पर एक फोर्स जनरेट होगा, Fe = FC हो जाएगा। FC मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पर Fe = FC और FC क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा, जो कि mv²/r के इक्वल हो जाएगा यहाँ पर। और Fe = क्या हो जाएगा? Q × E, क्योंकि ये -q चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है आउटवर्ड है, तो -q के कारण हो जाएगा जो फोर्स एग्जर्ट होगा वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ हो जाएगा। यहाँ पर ये यहाँ पर शो किया हुआ। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 1/4πε0 को हमने क्या मान लिया है? k मान लिया है, ठीक है, उसको इजी करने के लिए। अब यहाँ पर 2πε को रिप्लेस कर देंगे तो हमारा जो फार्मूला बन के आ जाएगा वो हो जाएगा ये 2k λ/r हो जाएगा। 2k λ/r। भाई ऐसा करना क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पर सीधे k को हटा देते हैं, मतलब ε0 को हटाने बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा जो सोल्यूशन होगा वो ईजी चला जाएगा, ठीक है। अब Fe क्या हो जाएगा? Q × E, जो कि mv²/r के इक्वल हो जाएगा यहाँ पर। अब v² की वैल्यू को हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, जो कि आ जाएगा 2kq λ/m। यहाँ पर ये mv² = 2k λ/ करने पर ये v² की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गई। अब टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड 2πr, जो कि पाथ है हमारा, सर्कुलर पाथ है, उसका जो सरकमफेरेंस होगा 2πr होगा। और जो पार्टिकल की वेलोसिटी है अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ वो क्या माना है हमने? v माना है। तो 2πr/v हो जाएगा टाइम पीरियड और उसी वैल्यू को यहाँ पुट किया गया है, तो 2πr √m/2kq λ हो गया।
अब ऑप्शन में चेक करते हैं 2πr√m, तो यहाँ पर यही ऑप्शन यहाँ मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R। ठीक है, एक वायर है जिसके अक्रॉस पोटेंशियल V अप्लाई किया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि बैटरी लगाई गई है। इट डिसिपेट्स एनर्जी एट ए रेट ऑफ W। अब यहाँ पर डिसिपेट्स एनर्जी एट ए रेट W मतलब क्या कह रहा है ये एनर्जी एट ए रेट W, ये क्या है, ये पावर है। W जूल पर सेकंड की बात कर रहा है, रेट लिखा हुआ ना, तो ये क्या है, ये पावर है। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, क्या ये एनर्जी दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए, एनर्जी एट ए रेट W मतलब W जूल पर सेकंड, ये ध्यान देने वाली बात है। इफ द वायर इज कट इनटू 2 हाफ्स, 2 भाग में इसको कट कर दिया गया है, तो एंड देन दीज हाफ्स आर कनेक्टेड म्यूचुअली पैरेलल, उसको पैरेलल कनेक्ट कर दिया गया है, देन एनर्जी डिसिपेशन रेट विल बी, एनर्जी मतलब पावर ही निकालना है, रेट फिर पूछ रहा है। ठीक है, पावर फाइनल पावर पूछ रहा है यहाँ पर। तो पहले तो ये है R इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपान ए। हाँ, पहले तो यहाँ पर W इक्वल टू क्या, V स्क्वायर अपान R का फार्मूला होता है, V स्क्वायर अपान R, ये पावर का फार्मूला है। यहाँ पर वही चीज़ कह रहे थे, W इक्वल टू V स्क्वायर अपान R इनिशियली दिया गया, इसकी जो पावर है यानी कि एनर्जी का रेट जो कि पावर ही होती है, वो क्या V स्क्वायर अपान R, V सप्लाई किया गया, R उसका रेजिस्टेंस है। अब R यहाँ R की वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपान W हो जाएगा R। अब जब R आ गया तो अब R को हम निकालते हैं, R इक्वल टू रो एल अपान, रो इज द रेजिस्टिविटी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट कैन नॉट बी चेंज, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द लेंथ ऑफ द वायर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A। ठीक है, अब यहाँ पे जब इसको कट कर दिया जाएगा तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा L/2, जबकि क्रॉस सेक्शनल एरिया A का A बना रहेगा, तो जो नया रेजिस्टेंस बनेगा R डैश वो क्या हो जाएगा R/2 हो जाएगा। अब इन्हीं R/2 को जब पैरेलल कनेक्ट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो जो भी जैसे कि 2 रेजिस्टेंस R हैं, अब कनेक्ट किया गया पैरेलल में, उसका क्या हो जाएगा R/2 हो जाता है। जब 2 रेजिस्टेंस को हम पैरेलल कनेक्ट करें, इक्वल रेजिस्टेंस है, तो हो जाता है R/2। अब यहाँ R/2 को 2 पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो पैरेलल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट आ जाएगा वो हो जाएगा R/4, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जाएगा R/4। अब इन्हीं जो स्टेट अरेंजमेंट किया गया है इसी में फिर से हमने पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई कर दिया है। जब V अप्लाई कर देंगे तो जो पावर का फार्मूला अब नया क्या आ जाएगा, W डैश इक्वल टू V स्क्वायर अपन R इक्विवेलेंट, तो 4 इंटू V स्क्वायर अपन R रख दिया, तो क्या हो जाएगा हमारा, है ना, R इक्वल टू R/4 किया हमने तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4W आ गया। यहाँ पर आंसर हमारा क्या है, आंसर नंबर 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एन अल्टरनेटिव वोल्टेज VT इक्वल टू 220 साइन 100 पाई टी वोल्ट इज अप्लाइड टू ए प्योरली रेजिस्टिव लोड। प्योरली रेजिस्टिव लोड का मतलब हुआ उस सर्किट में केवल रेजिस्टेंस है जो कि 50 ओम का दिया हुआ है, न तो उसमें कैपेसिटेंस है न तो इंडक्टेंस है, इसी को बोलते हैं प्योरली रेजिस्टिव लोड। ठीक है, उसमें J का टर्म नहीं रहेगा, जब I निकालेंगे यानी फेजर हमारा नहीं आएगा, उसमें फेज की कोई इसमें क्वेश्चन पूछा ही नहीं, सिंपल क्वेश्चन है ये। द टाइम टेकन फॉर द करेंट टू राइज फ्रॉम हाफ ऑफ द पीक वैल्यू टू द पीक वैल्यू, मतलब जो भी करंट का जो पीक होगा उसका हाफ जब होगा उस टाइम से लेकर के पीक टाइम पहुंचने तक का टाइम ये पूछ रहा है यहाँ पर। तो चलो VT दिया हुआ है तो R का हम डिवाइड कर देंगे तो IT आ जाएगा, करंट एट एनी टाइम, इंस्टेंटेनियस करंट आ जाएगा IT 220/50 साइन 100t, तो ये आ जाएगा IT को 4.4 साइन 100 पाई टी। अब इसका जो पीक होगा IM क्या हो जाएगा 4.4 और पीक का हाफ क्या हो जाएगा 4.4/2 यानी 2.2। अब इफ IT इक्वल टू 2.2 यानी कि क्या है ये हाफ की बात कर रहा है, जब ये पीक का हाफ है तब उस टाइम पर मान लेते हैं जो टाइम हमारा था वो T है 2.2 इक्वल टू 4.4 साइन 100 पाई टी। अब यहाँ T को हमने TH ले लिया हाफ के लिए क्योंकि ये हाफ ऑफ द पीक है, ये 100 पाई TH इक्वल टू 1/2 हो जाएगा साइन, तो और 1/2 हो जाएगा साइन 30 डिग्री, यानी कि 100 पाई TH इक्वल टू π/6 साइन 30 मतलब साइन π/6 हो गया। यहाँ से TH की वैल्यू आ गई हमारे 1/600s सेकंड में है। अब यही काम करेंगे हम पीक के साथ, पीक करंट के साथ। पीक करंट कितनी है 4.4 एम्पियर यहाँ से मिल रहा है। अब इसी को वैल्यू पुट करेंगे हम
और ये हो जाएगा हमारा साइन 100 पाई टी एम इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि हमने अब 4.4 यहाँ दोनों तरफ कट जाएगा तो 1 बचेगा, और ये तब होगा जब 100 पाई टी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, क्योंकि साइन 90 इक्वल टू 1 होता है यहाँ पर। तो इसको टी एम मतलब मैक्सिमम के लिए, तो टी एम हो जाएगा 1/200। अब इन्हीं का हमको डिफरेंस यानी कि ये टी एम माइनस टी एच हमको फाइंड करना है। तो टी एम माइनस टी एच दैट इज डेल्टा टी, और उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1/300 सेकेंड, दैट इज 0.33 इंटू 10⁻²। अब हमको ऑप्शन देखने की जरूरत है। यहाँ पर ऑप्शन चेक करते हैं, मिली सेकंड में दिया हुआ है। अब मिली सेकंड देने का मतलब क्या हुआ, इसी को लिख सकते हैं 3.3 इंटू 10⁻3। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3.3 मिली सेकंड हो जाएगा इसका आंसर। तो ये आंसर नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम एंड 200 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ए बैटरी ऑफ 4 वोल्ट। इस सीरीज में कनेक्टेड है और इसमें बैटरी कनेक्ट कर दी गई है 4 वोल्ट की। हैविंग नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या, 0 है, नेग्लिजिबल है। अ वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम। ठीक है, वोल्ट मीटर को 100 ओम के अक्रॉस कनेक्ट किया गया है, इसके अक्रॉस वोल्टेज को फाइंड करने के लिए। विच गिव्स रीडिंग एज 1 वोल्ट, 1 वोल्ट की रीडिंग दे रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो होता है शुड बी इनफाइनाइट। फॉर आइडियल वोल्ट मीटर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर शुड बी इनफाइनाइट। अगर यहाँ पर एमीटर होता देन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर शुड बी 0 आइडियली, बट it is the case of practical, then the internal resistance of voltmeter will be a significant value, will give a particular value, वो मतलब ज़्यादा ही आएगा, आना चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसमें। अब ये सर्किट हो गया हमारा 200 ओम, 100 ओम का तो रेजिस्टेंस लगा हुआ सीरीज में लगा हुआ है, और 100 ओम के क्रॉस वोल्ट मीटर कनेक्ट किया गया है। मान लेते हैं इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, आर है। ठीक है, और ये वोल्टेज दिया है बैटरी का, 4 वोल्ट बैटरी कनेक्ट करी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा, देन हमको ये करंट आई फाइंड करनी होगी। हाँ, मतलब करना क्या है पहले ये समझ लेते हैं। अगर हमको ये करंट आई मिल जाती है तो क्या करेंगे, यही करंट यहाँ भी आएगी है, क्योंकि सीरीज कनेक्ट है, सेम करंट आई आएगी। अब आई आएगी तो जो वोल्ट मीटर वोल्ट मेजर करेगा वो मेजर करेगा इस नोट और ये नोट के अक्रॉस के वोल्टेज को, और I इंटू द रेजिस्टेंस बिटवीन दीज टू नोट्स। मान लेते हैं R1 है तो I इंटू R1 इक्वल्स टू द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर हो जाएगी। तो इसके लिए हमको करना ये होगा, सबसे पहले I निकालने के लिए हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा पूरे सर्किट का। ठीक है, तो 4 से उसका डिवाइड कर देंगे तो I मिल जाएगा। I मिलने के बाद हमको ये R1 उस प्रोसेस में निकाल ही चुके होंगे, क्योंकि जब आर इक्विवेलेंट निकालेंगे पूरे का तो ये R1 तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम R1 निकालते हैं। R1 में क्या 100 ओम और R ओम क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो इसका आ जाएगा R1 इक्वल टू 100R/100 प्लस R, 1/R के फार्मूले से ये आज हो जाता है। कोई भी दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है यही R1R2/R1 प्लस R2। ये आया वहीं से 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 से आया है। तो R1 फाइंड हो गया। अब आर इक्विवेलेंट क्या होगा, ये R1 और यहाँ पर ये 200 ओम दोनों सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट दोनों का सम हो जाएगा। अब आई क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लिए 100 प्लस आर एलसीएम करके। तो V, अब हमारा V जो वोल्ट मीटर रीडिंग होगी वो क्या हो जाएगी, ये हमारा 4/R इक्विवेलेंट क्या है, ये 4/R इक्विवेलेंट क्या आई है, यहाँ पर ये है I इंटू R इक्वल टू V इक्वल टू 1 वोल्ट, क्योंकि दिया है ये वोल्ट मीटर रीडिंग कितनी है 1 वोल्ट। तो I इंटू R1 इक्वल टू 1, तो I क्या 4/R इक्विवेलेंट। तो ये सारी वैल्यू रखेंगे, इक्वेट करेंगे टू 1, तो यहाँ से हमको R की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, जो कि आ रही है R इक्वल टू 200 ओम आ रहा है। तो ये फिल इन द ब्लैंक का आंसर है। तो यहाँ पर ओम दिया हुआ यूनिट पहले से, तो 200 ही इसमें फिल करना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A power transmission line feeds input power at 2.3 kilovolt to a step down transformer with its primary winding having 3000 turns. Okay, the output power is delivered at 230
30 volt by the transformer. The current in the primary of the transformer is 5 ampere and its efficiency is 90%. The winding of transformer is made of copper. ठीक। पहली बात, ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब हुआ कि प्राइमरी साइड का जो इनपुट वोल्टेज है और सेकेंडरी साइड के इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा होगा, वो डाउन हो जाएगा, मतलब वोल्टेज डाउन करेगा सेकेंडरी साइड में। तो 2.3 किलो वोल्ट है प्राइमरी साइड में, यानी कि 2300 वोल्ट है, और सेकेंडरी साइड में 230 वोल्ट है। तो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं प्राइमरी साइड में, कॉपर वायर की टर्न्स करे जाते हैं, और सेकेंडरी अगर मान लें तो प्राइमरी साइड में NP है और सेकेंडरी साइड में NS है, तो जिस रेशियो में वोल्टेज डाउन करता है, यानी कि VP/VS जो होगा वही होगा NP/NS। जिस रेशियो में वोल्टेज डाउन होता है उसी रेशियो में टर्न्स भी डाउन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है प्राइमरी साइड में जो टर्न्स है वो 3000 है। हाँ, तो ये सब बातें ध्यान रखनी होगी। दूसरा क्या है, यहाँ पर 90% की इफिशियंसी है। इफिशियंसी का मतलब क्या हुआ, आउटपुट अपॉन इनपुट, इनपुट का कितना परसेंटेज आउटपुट में आ रहा है। तो यहाँ इफिशियंसी का मतलब होता है किसे, पावर से आ जाएगी। तो 90% का मतलब ये हुआ कि प्राइमरी साइड में जो पावर दी जा रही है उसका 90% अपीयर होगा सेकेंडरी साइड में। ये फैक्ट यहाँ पर यूज होगा यहाँ पर। चलिए, तो VP दिया हुआ 2300 वोल्ट, IP दिया हुआ 5 एम्पियर, यहाँ पर डेटा दिया हुआ है P फॉर प्राइमरी साइड में। सेकेंडरी साइड में VS 230 वोल्ट और IS होना चाहिए यहाँ पर, ये शुड भी IS, और IS यहाँ फाइंड करना, IS इक्वल टू I। ठीक है, अब एनर्जी एट प्राइमरी साइड EP इक्वल टू क्या हो जाएगा, VP इंटू IP यहाँ पर है। ठीक है, तो VP IP है और सेकेंडरी साइड में क्या हो जाएगा, VS IS। अब यहाँ पर यही कहने का मतलब है 90% जो एफिशिएंसी आएगी, VS IS मस्ट बी इक्वल टू 90% ऑफ VP IP, मतलब VS IS इक्वल टू 0.9 VP IP होना चाहिए। ठीक है, इफिशियंसी 90% दिया है, ये जो कहा जा रहा है ES इक्वल टू 0.9 EP हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पुट किया जाएगा, 230 इंटू I सेकेंडरी साइड का है इक्वल टू 2300, यानी VP इंटू IP इंटू 0.9, यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी 45 एम्पियर। बाकी और फिर सारे जो डेटा दिया हुआ है कि कॉपर वायर है, 3000 टन्स का यहाँ पर कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो ये है इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 2 आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर्स आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, द स्ट्रिंग्स मेक एन एंगल 37 डिग्री विथ ईच अदर। ठीक है, व्हेन सस्पेंडेड इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, द एंगल रिमेन्स सेम इफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द स्फीयर इज दिस। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछ रहा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछ रहा है, लिक्विड का पूछ रहा है। तो यहाँ दो केस दिया, दोनों केस में जो एंगल है वो सेम बना हुआ है, थीटा का थीटा बना हुआ है। सबसे पहले फर्स्ट केस में आते हैं, ये दोनों का है चार्ज पार्टिकल हैं, आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स हैं, चार्ज पार्टिकल चार्ज स्फीयर्स हैं। तो उनमें Fe फोर्स एग्जर्ट होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट होगा क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं। तो क्या होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन जैसे दिखा हुआ है। और उसके बाद अब यहाँ पर टेंशन होगा T, और जो कि मास वेट होगा चार्ज स्फीयर्स का वो mg डाउनवर्ड दोनों में लगेगा। तो हम एक की बात करें अगर हम, तो T cos θ/2 है ना, ये पूरा थीटा बना रहा है, तो कितना बनाएगा, θ/2 बनाएगा, यहाँ से यहाँ तक θ/2 हो जाएगा यहाँ पर। तो T cos θ/2 यही एंगल होगा ना, ये सेम जैसे ये θ/2 होगा यहाँ भी हो जाएगा। तो T cos θ/2 इज बैलेंस्ड बाय द वेट ऑफ द स्फीयर mg, और T sin θ/2 विल बी बैलेंस्ड बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स Fe। ठीक है, यहाँ पर ये दो डेटा आएगा। Fe इक्वल टू क्या हो जाएगा, Fe इक्वल टू हो जाएगा KQ/x² हो जाएगा। Fe इक्वल टू KQ/x² हो जाएगा। K हमारा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने शॉर्ट में K लिख दिया है, जब जरूरत होगी तो उसका वैल्यू पुट कर दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा M इक्वल टू VD। अब यहाँ पर क्योंकि M दिया नहीं है, और हमको जब ये लिक्विड की जब बात होगी तो इसमें एक बॉइंट फोर्स निकालना पड़ेगा। बॉइंट फोर्स के लिए हमको स्फीयर का वॉल्यूम चाहिए, तो वो वॉल्यूम अभी से हमने मान लिया क्या V है, और स्फीयर की डेंसिटी दी हुई है पहले से ही, ये है हमारे स्फीयर की डेंसिटी 1.4।
तो यहाँ से m आ जाएगा। अभी यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं, सब कुछ भी सिंबल भी चल रहा है, यूनिट जब रखना होगा तब रख दिया जाएगा यूनिट के साथ। तो यहाँ पर हो जाएगा m इक्वल टू वी डी, तो एम जी हो जाएगा हमारा, उसमें जी का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर टी साइन थीटा बाई टू जो कि उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स के क्यू अपन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और उसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे टी कास थीटा बाई टू मस्ट बी इक्वल टू एम जी यानी कि वी डी जी हो गया। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा टेन थीटा बाई टू इक्वल टू 1 अपान वी डी जी के क्यू अपन एक्स स्क्वायर। ये हो गया पहला डेटा जो कि हमारा एयर में है। नेक्स्ट आते हैं जब उसको लिक्विड में सस्पेंड कर दिया गया है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब मान लेते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अगर इंक्लूड करेंगे तो हमारा जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हो गया वो के डैश होगा। ये के डैश डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है। के डैश क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर ही है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो कि फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कमांडली के डैश मान लिया प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। एफ ई डैश इक्वल टू के डैश क्यू अपन एक्स स्क्वायर हो गया। और अब वही फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे, टी साइन थीटा बाई टू इक्वल टू एफ ई डैश इक्वल टू के डैश क्यू अपन एक्स स्क्वायर। अब बची बात वर्टिकल कंपोनेंट में टी कास थीटा बाई टू तो लगेगा ही ऊपर की तरफ, और एक बॉइंट फोर्स भी लगेगा जो कि बराबर होगा कि बॉइंट फोर्स होता है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अब क्योंकि ये सब सस्पेंड किया गया यानी कि पूरा का पूरा स्फीयर इसमें क्या हुआ है, लिक्विड में डूबा हुआ है, तो यानी कि जो इसका वॉल्यूम होगा वॉल्यूम के बराबर ही इसमें उसका वेट होगा लिक्विड का, वो ऊपर की तरफ लगेगा, यानी कि वी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी। ये हो जाएगा हमारा बॉइंट फोर्स जो कि ऊपर की तरफ लग रहा है यहाँ पर। एफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बी बॉइंट फोर्स, वी डी डैश जी हो जाएगा, वी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, डी डैश डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये हमारा एफ बी हो गया। और एफ बी मतलब टी कास थीटा बाई टू माइनस एम जी मस्ट बी इक्वल टू, टी कास थीटा बाई टू ऊपर की तरफ लग रहा है, एफ बी ऊपर की तरफ लग रहा है, यानी कि टी कास थीटा बाई टू प्लस एफ बी इक्वल टू एम जी भी कर सकते हैं इसको हम। तो वही है टी कास थीटा बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एफ बी बोल दो है? तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा टी कास थीटा बाई टू का एक्सप्रेशन आ जाएगा, वी डी जी माइनस वी डी डैश जी। तो यहाँ पर टी कास थीटा बाई टू इक्वल टू एम जी माइनस एफ बी दैट इज इक्वल टू वी डी जी माइनस वी डी डैश जी हो जाएगा। इनको डिवाइड कर देंगे, टेन थीटा बाई टू इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान वी डी जी माइनस वी डी डैश जी के डैश क्यू अपान एक्स स्क्वायर। इन दोनों से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये भी टेन थीटा बाई टू आ गया, यहाँ भी टेन थीटा बाई टू आ गया, यानी कि लेफ्ट साइड बराबर है, इन राइट साइड को इक्वेट कर देंगे। राइट साइड को इक्वेट करने से हमको यहाँ पर x कॉमन है, बस बचेगा k डैश और k में हमको रिलेशन मिल जाएगा। तो इसको इक्वेट कर दिया, v और g कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, q कैंसिल हो जाएगा। तो जो फाइनली बचेगा वो हो जाएगा k डैश अपान डी माइनस डी डैश इक्वल टू k अपान डी। ठीक है। अब यहाँ पर k फिर से वही वैल्यू रखेंगे क्योंकि हमको k नहीं निकालना है, हमको एप्सिलॉन r निकालना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है k डैश हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। एप्सिलॉन r को ही हमको फाइंड करना है। यही यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो सकता है कि गलती से हम k डैश की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, यहाँ से k डैश की भी निकल सकती है यहाँ पर, है ना। कंपेयर कर लें, k की हमको पता ही है 9 × 10⁹ है, वही यहाँ निकाल सकते हैं। डेटा दिया ही आराम से आ जाएगा आंसर और तुरंत लिख के चले जाएंगे, वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर एप्सिलॉन r पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये सारी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो एप्सिलॉन r का रिलेशन आ जाएगा 1 अपान एप्सिलॉन r इक्वल डी माइनस डी डैश अपान डी जो कि आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर अभी भी गलती नहीं करनी है, एप्सिलॉन r पूछ रहा है एप्सिलॉन 1 अपान एप्सिलॉन r नहीं, तो एप्सिलॉन r हो जाएगा 2। तो यहाँ पर 2 हमको फिल करना होगा। चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मैचिंग का है। इसमें गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स क्या कहता है, ये है कि टोटल मोनोपोल्स एग्जिस्ट इनसाइड द क्लोज सरफेस
है ना, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या फार्मूला था, बी डॉट डी ए, ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला है। और मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते ही नहीं है। जब भी होगा कोई भी मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ दोनों साथ साथ होंगे तो किसी भी स्फीयर, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर मैग्नेट टोटल जो मैग्नेट मोनोपोल्स होंगे उसका इक्वल 0 ही जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा, ये ए मैच करेगा 2 के साथ। अब फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है, फैराडे लॉ कि रेट ऑफ फ्लक्स चेंज इक्वल्स टू ईएमएफ। अब ईएमएफ कहाँ दिख रहा है यहाँ पर, लेफ्ट साइड कहीं, राइट साइड कहीं ईएमएफ दिख रहा है यहाँ पर। ईएमएफ का मतलब होता है वोल्टेज, ईएमएफ मतलब वोल्टेज। अब वोल्टेज यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो ये वोल्टेज दे नहीं सकता। ये फ्लक्स का, ये भी मैग्नेटिक फ्लक्स का, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है। ये क्या है, बी डॉट डी एल, ये वोल्टेज नहीं देगा, वोल्टेज यही देगा, क्योंकि होता है ई इक्वल टू क्या होता है, माने डी वी अपन डी एक्स। तो यही आ जाएगा ई डॉट डी एल, ये हमारा क्या होगा, ई एम एफ का फॉर्मूला होगा। तो ऐसे देखा जा आगे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ये इसी से मैच कर ही रहा है। और हम वेरीफाई भी कर लेते हैं, ये क्या है, बी डॉट डी ए क्या है, फ्लक्स है, अपन डी टी लगा दिया तो रेट हो गया, रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, है ना, दैट इज मस्ट बी इक्वल टू ई एम एफ। और निगेटिव साइन लेंज लॉ के कारण है, वो आगे डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चन आएगा। एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है, एम्पियर्स लॉ देखो दो तो मैच हो चुके हैं, बचा ये एम्पियर्स लॉ में करंट इंक्लूड होना चाहिए, और करंट का एक्सप्रेशन सिर्फ इसी में है यहाँ पर, ठीक है, तो ये यहीं पर आ जाएगा। और बचा क्या, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो वही चीज़ है जो मैग्नेटिक स्टैटिक गॉस लॉ है उसका काउंटर है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो ये क्या है, ये क्यू है, रो डी वी क्या दे रहा है, क्यू इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट मस्ट बी इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स ये दे रहा है, ये देगा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द क्लोज्ड सरफेस, दैट मस्ट बी इक्वल टू चार्ज इंक्लूज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये इससे मैच करेगा। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए का 2, ए का 2 सिर्फ इसी में है, ऑप्शन नंबर 4 में है, और किसी में नहीं है, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं, बाकी सब उसी से मैच कर रहे हैं। बी का 3 होगा, है ना, सी का 4 है, ठीक है, और डी का 1 है। लेकिन इतना टाइम देने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर ऑप्शन गलत आएगा तो खुद ही ड्रॉप हो जाएगा। अपने से नहीं सोचना है कि नहीं हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि पूरा हर ऑप्शन को करेक्ट करके जाएं, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आप हर क्वेश्चन एक मिल गया बाकी मैच ही नहीं कर रहा है तो क्यों सर खपाने की मतलब है, सीधे ऑप्शन 4 करेक्ट। अगर वो क्वेश्चन गलत होगा जो भी होगा तो ड्रॉप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नुकसान तो भी नहीं है। मल्टीपल चॉइस तो है नहीं, यहाँ पर सिंगल चॉइस है, तो इसमें ये बस तुरंत भागना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में तुरंत पहुँचो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द करेंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज इन ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर इज प्लेस्ड इन एयर, ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज दिस, एक्स पूछ रहा है, x√2 इंटू द, ठीक, द वैल्यू ऑफ एक्स। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, द करेंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज इन ए स्क्वायर लूप का है। अगर सर्कुलर होता तो इजी हो जाता, ये क्या, ये स्क्वायर लूप है, तो ये थोड़ा सा ये इजी में तो नहीं आएगा, ये टुवर्ड्स टफ क्वेश्चन में है, ठीक है। तो इट्स शुड ये इस तरह का क्वेश्चन आखिरी में करना चाहिए, अवॉइड भी कर दो कोई दिक्कत नहीं। 25 क्वेश्चन करने, 2 4 5 तो छोड़ना ही चाहिए, 2 4 5 6 7 आराम से, 5 तो 25 करना ही है, 5 तो छोड़ना ही है, एक आध 2 और भी छोड़ सकते हो, 2 3 छोड़ सकते हो, है ना, क्योंकि उसको करने के टाइम ज़्यादा लगेगा और गलत होने के चांसेस ज़्यादा, तुम्हारा केमिस्ट्री में मैथ में इजी क्वेश्चन छूट जाएगा। तो इसको रिव्यू में मतलब जब दोबारा वापस आओ तब कर सकते हो, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा फिर भी। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थ्योरी क्या है, स्क्वायर लूप है, क्वेश्चन आगे चेंज कर सकता है कि रेक्टेंगुलर लूप हो जाए, तो यहाँ पे स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर कंपेरिजन तो आसानी पड़ेगा, फिर भी रेक्टेंगुलर दे देगा तो और भी कठिन हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर लूप है, यानी कि सारे साइड क्या है उनके बराबर हैं, तो हम एक साइड पर निकाल लेते हैं, वही 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जो भी होगा। अब यहाँ पर हमको दिया है फाइनाइट लेंथ ऑफ करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट लेंथ नहीं है, फाइनाइट लेंथ की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि जो लूप है वो फाइनाइट लेंथ का है, 1 मीटर लॉन्ग है यहाँ पर, ठीक है। ये है
करंट कैरिंग, अब यहाँ पर एक हम डीएल ले लिए हैं, डीएल लेंथ का वेक्टर ले लिए हैं एलॉन्ग दी करंट, ठीक है। अब उसके कारण पी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ये फाइंड करेंगे हम। अब उसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे, है ना, फ्रॉम दिस एंड पॉइंट टू अनदर एंड पॉइंट की वजह में इंटीग्रेट करेंगे तो हमको टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा ड्यू टू दिस फाइनाइट लेंथ ऑफ करंट कैरिंग वायर, ठीक है। अब यहाँ डीएल वेक्टर ले लिया यहाँ पर, और ये हमारा हो जाएगा आर डिस्टेंस पर है, आर वेक्टर है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। ये थीटा एंगल किसके बीच में, डीएल वेक्टर, डीएल ध्यान रखना, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन आई की एलांग होगी। और आर क्या होगा यहाँ, आर फ्रॉम द डीएल टू द पॉइंट पी, रिक्वायर्ड पॉइंट जहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उसके बीच एंगल थीटा है, तो बायो-सेवर्ट लॉ लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब इस एंगल को हम मान लेते हैं अल्फा, कौन सा यहाँ पे जो बन रहा है सेंटर पर, वो अल्फा मान लेते हैं, पाई/2 माइनस थीटा हो ही जाएगा, ठीक है। अब बायो-सेवर्ट लॉ लगाएंगे हम, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हम पूरा फार्मूला डिराइव कर रहे हैं यहाँ पर, फार्मूला डिराइव्ड है, फार्मूला याद है तब तो इजी है, लेकिन फिर भी उस फार्मूले में आगे समझ में आ जाएगा, उस फार्मूले में जो एंगल है वो एंगल ध्यान से रखने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा स्क्वायर है तो सही है, अगर एक स्क्वायर लेंथ ना करके, है ना, एंगल तुम्हारा डिफरेंट हो जाएगा तो और भी ध्यान देने की ज़रूरत है, यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये आगे समझ में आएगा। अब यहाँ पर डी बी इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो गया यहाँ पर। तो डी एल साइन थीटा क्या है, ये है डी एल का थीटा यहाँ पर हो जाएगा, और डी एल साइन थीटा ये हो गया। ये क्या है, ये हमारा आर्क है, जब आर रेडियस का है, ये एक आर्क लेंगे आर्क रेडियस का, तो जो इसका जो आर्क लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, डी एल साइन थीटा, दैट मस्ट बी इक्वल टू आर इंटू ये जो एंगल दोनों के बीच में बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो डी एल साइन थीटा इक्वल टू आर डी अल्फा हो जाएगा, अगर ये अल्फा है तो क्या हो जाएगा, ये डी अल्फा हो जाएगा। और अब डी अल्फा हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ दोनों डी अल्फा करोगे क्या हो जाएगा, माइनस डी थीटा हो जाएगा यहाँ पर, ओके। आर इक्वल टू, अब आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा एक्स अपॉन कास अल्फा इक्वल टू एक्स अपॉन कास 90 माइनस थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन साइन थीटा यहाँ पर हो जाए। आर इक्वल टू एक्स अपॉन कास अल्फा इक्वल टू एक्स अपॉन कास 90 माइनस थीटा। एक्स क्या है, ओपी लेंथ को यहाँ पर एक्स लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, अब आर की वैल्यू मिल गई है, डी एल साइन थीटा मिल गया है, वो सारी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई माइनस आर थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो गया यहाँ पर। और इसको इजी कर देते हैं, माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी थीटा अपॉन आर हो गया, सिंपल सा फार्मूला आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी यहाँ पर, डी बी इक्वल टू माइनस 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई साइन थीटा डी थीटा अपॉन एक्स, आर की वैल्यू रखा है यहाँ पर, आर हो जाएगा तुम्हारा ये है एक्स अपॉन साइन थीटा से आ गया, आर की वैल्यू रख दिया यहाँ पर। अब इंटीग्रेट ये कर दिया, अब यहाँ पर x की वैल्यू हमको पता है क्या है, a/, क्योंकि ये स्क्वायर है तो जो सेंटर होगा a/2 पर ही तो होगा ना, तो वही a/2 रख दिया गया यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया ये, अब फाइनल b हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे माइनस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई है। अब यहाँ पर एंगल हमको ये देखना है, यहाँ पर कितना एंगल बनेगा, ये होगा स्क्वायर के लिए है ये डेटा, स्क्वायर है तो हर कॉर्नर पर सेंटर जो बनेगा वो पाई/4 ही बनाएगा। यहाँ पर ये पाई/4 बनेगा तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस पाई/4। ये लिमिट ध्यान देने की ज़रूरत है कि दोनों पाई/4 नहीं होगा यहाँ पर, है ना। ये डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ करेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, तो ये एंगल बनेगा θ2 के लिए, और θ1 के लिए क्या हो जाएगा, ये आई की डायरेक्शन इधर है और आ रही है तो θ1 यहाँ पर आ जाएगा। तो दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो फार्मूला बनकर आ जाएगा, ये वैल्यू सारी पुट करेंगे तो फार्मूला ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई है कास पाई माइनस पाई/4 माइनस यहाँ पे, हाँ ये आ गया हमारा वो, उसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं म्यू नॉट आई √2 अपॉन 2 पाई। तो ये अब हो गया, अब इसका डायरेक्शन निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन होगा हमारा फ्रॉम राइट हैंड कर्ल रूल, थंब को रखो आई की डायरेक्शन में, और जो कर्ल की डायरेक्शन होगी, जो तुम्हारी फिंगर्स की जो जहाँ फिंगर्स जो मूवमेंट होगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इनवर्ट दी पेज,
अंदर की तरफ, पेज के अंदर की तरफ आएगा, या क्रॉस सेक्शन, क्रॉस साइन से यहाँ बता दिया गया है। अब यही केस सारे साइड का होगा, क्योंकि यो जो करंट है वो क्लॉकवाइज में होगा या एंटी क्लॉकवाइज में होगा। हर स्थिति पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा टुवर्ड्स दी इनवर्ड ऑफ द पेज ही आएगा, और मैग्नीट्यूड भी सेम ही आएगा, क्योंकि लेंथ ऑफ वायर सेम है, करंट भी सेम है, डिस्टेंस x भी सेम है, सब कुछ a/2 रहेगा। उस केस में जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 4 इंटू दैट, 4 इंटू बी जो अभी आया था। तो ये हमारा आ जाएगा 40√2 इंटू 10⁻⁷। तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 40। ठीक है। अब यहाँ पर जो लर्निंग पॉइंट है, जो याद करने की बात ये है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। ये θ1 cos θ1 माइनस cos θ2। θ1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, θ2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है। तो ये नोट करने का फार्मूला है, ये अगर नोट रहेगा, याद रहेगा, और θ1 θ2 ठीक तरह से समझा है, तो ये 1 से 2 मिनट का क्वेश्चन है। नहीं याद है, डिराइव करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पर छोड़ देने की ज़रूरत है तब, अगर नहीं याद है तो। इसी फार्मूले को दूसरे तरीके से भी डिराइव कराया सकता है। अगर अल्फ़ा की वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस कर दें थीटा से, तो ये फार्मूला ये बनकर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अल्फ़ा वन क्या हो जाएगा, इस एंड से जो हमारी जो लाइन ओपी से, ये हो जाएगा अल्फ़ा वन, इधर हो जाएगा अल्फ़ा टू। अब यहाँ पर एक अल्फ़ा क्या होगा, माइनस में होगा, या यहाँ देखो ये एंटी क्लॉकवाइज, इसको क्या कर सकते हैं, माइनस में कर देंगे, और इसको किसी एक को माइनस में, किसी एक को प्लस में कर दोगे। निगेटिव आंसर आएगा, उससे कोई लेना देना नहीं हो, तो डायरेक्शन से आ जाएगा। ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है, साइन अल्फा की फार्मूला सही है और ये भी सही, दोनों में से जो सुटेबल हो वो याद करने की ज़रूरत है, याद होना भी चाहिए। ठीक है।